हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज संपत राज नागर। तो इस चैप्टर में लगभग कंप्लीट हो गया है। नर जनन तंत्र कंप्लीट हो गया, मादा जनन तंत्र कंप्लीट हो गया। उसमें जो युग्मक जनन की प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो गई, जिसमें शुक्र जनन कंप्लीट हो गया, अंड जनन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद शुक्र जनन अंड जनन में जो भी समानताएं थी वो कंप्लीट हो गई, और अंतर थे शुक्र जनन और अंड जनन में क्या क्या अंतर होते उनके बारे में अपने कंप्लीट स्टडी कर लिया गया है। उसके बाद अपना स्टार्ट होता है अगला पॉइंट स्टार्ट होता है जनन चक्र। क्या? रिप्रोडक्टिव साइकिल। कौन सा पॉइंट है? रिप्रोडक्टिव साइकिल। जो स्तनधारी होते हैं उनमें क्या होते हैं? संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, क्रियात्मक परिवर्तन होते हैं, व्यवहारात्मक परिवर्तन होते हैं। जो स्तनधारियों का जो प्यूबर्टी स्टेज आती है, यौवनारंभ स्टेज होती है, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं? समय के साथ साथ संरचना में परिवर्तन आता है, क्रियात्मक में परिवर्तन आता है, व्यवहार में परिवर्तन आता है। ये परिवर्तन किसके कारण हो रहा है? जनन चक्र की वजह से हो रहा है। ठीक है। जो स्तनधारी होते हैं ना, स्तनधारियों में जो मादाएं होती हैं उनमें दो प्रकार के जनन चक्र संपन्न होते हैं। एक होते हैं प्राइमेट्स और एक होते हैं नॉन प्राइमेट्स। जो प्राइमेट्स होते हैं उनमें रज चक्र संपन्न होता है, जिसे आप मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल सकते हो, माहवारी बोल सकते हो, और ऋतुस्राव बोल सकते हो, मासिक चक्र बोल सकते हो। फिर सेकंड स्टार्ट होता है मध चक्र, जिसे एस्ट्रस साइकिल बोला जाता है। इसके बारे में अपना थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था फर्स्ट चैप्टर में कि मध चक्र क्या होता है, रज चक्र क्या होता है। ठीक है। तो आप पहले जनन चक्र की परिभाषा लिख लेते हैं। इसके मतलब में क्या है कि स्तनधारियों में यौवन आरंभ के समय यौवना आरंभ या प्यूबर्टी के समय, यौवन आरंभ के समय संरचनात्मक कोमा क्रियात्मक एवं व्यवहारात्मक परिवर्तन होते हैं। व्यवहारात्मक परिवर्तन होते हैं जिन्हें जनन चक्र कहते हैं। क्या बोला जाता है? जनन चक्र कहते हैं। और यह जनन चक्र स्तनधारियों को अपन क्या बोलते हैं? मैमल्स। स्तनधारियों में दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है रज चक्र, जिसे अपन बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, या आर्तव चक्र। माहवारी। क्या? माहवारी बात करें। और सेकंड पॉइंट स्टार्ट होता है अपना मध चक्र। या एस्ट्रस साइकिल। इस प्रकार से आपके
जो स्त्रियां होती है, जो फीमेल्स होती हैं, उसमें 2 टाइप के चक्र चलते हैं। पहला है रज चक्र, दूसरा है मध चक्र। फर्स्ट चक्र स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे आप क्या बोल रहे हैं, अदर नेम अपन ने पहले बोल दिए हैं। क्या क्या होता है इसमें देखना, ध्यान में रखना। जो रज चक्र होगा वो रज चक्र मादा जो होगी, मादा स्तनधारी होगा, जो प्राइमेट जंतु होगा, आप डायरेक्ट बोल सकते हो रज चक्र प्राइमेट स्तनधारियों में संपन्न होता है। और ध्यान में रखना ये किस किस में होता है, ये है मादा मनुष्य में कंप्लीट होगा, और साथ साथ में इसके अलावा यह चक्र जो संपन्न होगा ये बंदर में भी होगा, चिंपांजी में भी होगा, जो कपी होंगे उनमें मतलब संपन्न होगा, जो भी एप्स होते हैं उनमें कंप्लीट होगा, मंकीज में होगा उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है। अब ध्यान में रखना ये चक्र क्या होता है, 1 मंथ में एक बार आता है। ये चक्र क्या होता है, 1 मंथ में सिंगल बार आता है। तो इसलिए क्या होता है, इसमें मादा की जो योनि होती है, उसकी मादा की योनि से रक्त का स्त्राव होता है, इसलिए इसे आर्तव चक्र बोला जा रहा है। और ये चक्र मेन होता है संतान उत्पत्ति के से संबंधित होता है। ये चक्र किससे संबंधित होता है, संतान उत्पत्ति से संबंधित होता है, इसलिए इसको मातृत्व चक्र भी कहा जाता है। ध्यान में रखना यह चक्र 28 से 29 दिन का होता है। इसमें इस चक्र 28 से 29 दिन में ये क्या होता है, रिपीटेशन होता है। उसके बाद बात करें कि यह रज चक्र क्या होता है, जब स्टार्टिंग होता है, कोई माताएं होती है और उन माताओं में फर्स्ट स्टार्टिंग बार क्या होता है, रज चक्र आता है। रज चक्र का स्टार्टिंग होता है जब वो नौसेथेरा की एज में होती है। नौसेथेरा की एज में जब उनमें रज चक्र स्टार्ट होता है तो उसको रजोदर्शन कहा जाता है। यदि वो 45 से 50 वर्ष की एज में रहती हैं या 45 से 50 वर्ष की एज में रहती है तो उस टाइम रजोदर्शन की क्या होती है, रज चक्र की क्या होती है, समाप्ति होती है, एंडिंग होती है, तो उसको रजो निवृत्ति कहा जाता है। इस प्रकार जो भी मादाएं होती हैं उनमें ये रज चक्र संपन्न होता है। तो अपन बात करते हैं, यह है प्राइमेट स्तन, आगे लिख लेते हैं इसमें, यह है प्राइमेट, यह प्राइमेट स्तनधारियों का जनन चक्र है। यह प्राइमेट स्तनधारियों का जनन चक्र है। और इसमें मनुष्य के अलावा बंदर, चिंपांजी, कपी आदि को सम्मिलित किया गया है, आदि को सम्मिलित किया गया है। तो क्या होगा, ये स्तनधारियों का जनन चक्र हो जाएगा। और इसमें मनुष्य के अलावा किस किस को सम्मिलित किया जाएगा, बंदर को सम्मिलित किया जाएगा, चिंपैंजी को सम्मिलित किया जाएगा और कपी को सम्मिलित किया जाता है। आगे देखते हैं, इस चक्र में एक महीने में एक बार मादा की योनि से
रक्त का स्त्राव होता है या रक्त बाहर निकलता है, इसलिए इसे आर्तव चक्र कहते हैं। आर्तव चक्र कहते हैं। ध्यान में रखना, मादा की योनि से नहीं कि मादा के पार्ट मादा की योनि से ही निकल रहा, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा, जो गर्भाशय होता है तो गर्भाशय में 3 आवरण पाए जाते हैं। आपने देखा है कि जो गर्भाशय होता है तो वहाँ से 3 आवरण पाया जाता है। सबसे बाहरी आवरण होता है पेरीमेट्रियम, सेकंड जो आवरण होता है वो मायोमेट्रियम होता है, और थर्ड जो आवरण होता है वो एंडोमेट्रियम होता है। ठीक है, जो एंडोमेट्रियम आवरण होता है, जैसे ही हार्मोन का फ्लक्चुएशन होता है या हार्मोन की कमी होती है, हार्मोन के रिलेटेड बात करें तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, इस हार्मोन की जैसे ही कमी होगी ना तो क्या होगा, जो गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम आवरण है वो एंडोमेट्रियम आवरण में भी स्ट्रेटम फंक्शनली परत होती है। वो स्ट्रेटम फंक्शनली परत क्या हो जाती है, हार्मोन की कमी से वहाँ से रक्त के रूप में झड़ना स्टार्ट होती है। मतलब वो परत रक्त की बनी होती तो वो झड़ती है या वो टूटती है, हार्मोन की कमी से वो परत टूटती है, और वो टूटते ही क्या होता है, वो बाहर निकलती है। रक्त किसके माध्यम से, योनि के माध्यम से बाहर निकलती है। ये नहीं है कि योनि वाले पार्ट से ही रक्त बाहर निकल रहा है, मतलब योनि से रक्त बाहर निकलता है। आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते हो कि जो मादा की जो योनि है वहाँ से रक्त बाहर निकलता है। किसके थ्रू, कहाँ फॉर्म होता है, वो एंडोमेट्रियम जो आवरण होता है वहाँ स्ट्रेटम फंक्शनली परत टूटेगी, टूटने से वो रक्त के रूप में बाहर निकलेगी मादा की वेजाइना के माध्यम से। इसका मतलब ये है नहीं कि आपने अपने मर्जी से कुछ दूसरा स्त्राव हो रहा है या से सिक्रेशन हो रहा है, ऐसा कुछ अर्थ नहीं लगाना है। और ये चक्र संतान उत्पत्ति से संबंधित होता है। आगे अपन बात कर सकते हैं, यह चक्र संतान उत्पत्ति से संबंधित होता है। क्या होता है, संतान उत्पत्ति से संबंधित होता है। यह चक्र किससे संबंधित होता है, संतान उत्पत्ति से संबंधित होता है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, मातृत्व। इसलिए इसे मातृत्व चक्र भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, इसलिए इसे मातृत्व चक्र भी कहा जाता है। स्त्रियों में यह चक्र कितने अवधि का होता है, यह चक्र स्त्रियों, या आप बात कर दो डायरेक्ट, यह चक्र स्त्रियों में 28 या 29 दिन की, यह चक्र स्त्रियों में 28 या 29 दिन की अवधि के बाद दोहराया जाता है। मतलब ये चक्र क्या होता है, रिपीटेशन होता रहता है। 28 से 29 दिन में, जैसे एक महीना कंप्लीट हुआ, जैसे होता है ना रिचार्ज वाले, उनका महीना कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है। उसी प्रकार से इनका भी जो रज चक्र होता है वो भी 28 या 29 दिन का होता है। कभी ज़्यादा भी बढ़ सकता है, ये हार्मोन के बेस पर निर्भर करता है, जरूरी नहीं 28 नहीं, कभी कभी कम टाइम में भी आ जाता है। यह हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है। जिसका हार्मोन बैलेंस है तो वहाँ का साइकिल टाइम टू टाइम आएगा, और जहाँ पर हार्मोन इम्बैलेंस है वहाँ पर साइकिल कभी ज़्यादा टाइम ले सकता है, कभी कम टाइम ले सकता है। तो ये चक्र क्या होता है, स्त्रियों में एक अप्रोक्सीमेट साइंस के अकॉर्डिंग 28 या 29 दिन के बाद ये दोहराया जाता है।
इसलिए एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच घटना चक्र को, एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच घटना चक्र को क्या बोला जाता है? आर्थव चक्र या रज चक्र कहते हैं। क्या बोला जाता है? रज चक्र कहते हैं। आए समझ में? उसके बाद अपन बात आगे करते हैं कि यह चक्र स्त्रियों में 9 से 30 वर्ष की, यह चक्र 9 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है। 9 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है और प्रथम रज चक्र को रजोदर्शन, प्रथम रज चक्र को रजोदर्शन या मेनार्की या मेनार्क कहते हैं। क्या बोला जाता है? प्रथम जो रज चक्र आएगा उसके प्रारंभ को क्या बोला जाता? रजोदर्शन कहा जाता है या मेनार्क कहा जाता है। आगे हो गया मेनार्क हो गया। और यह चक्र 50 वर्ष की आयु में यह चक्र लगभग 50 वर्ष बोल सकते हैं। यह चक्र 50 वर्ष की आयु में लगभग बंद हो जाता है। यह चक्र क्या होता है? 50 वर्ष की आयु में लगभग बंद हो जाता है। इसे क्या बोला जाता है? इसे रजोनिवृत्ति, क्या बोला जाता? रजोनिवृत्ति या इसको बोला जाता मीनोपोज। क्या बोला जाता? मीनोपोज। मीनोपोज कहते हैं। क्या बोला जाता है? मीनोपोज कहा जाता है। और यह चक्र किसके द्वारा नियंत्रित होता है? यह चक्र हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। यह चक्र हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। यह चक्र हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। और एक रज चक्र में 25 से 65 ml या अप्रॉक्सीमेट 100 ml
रक्त का स्त्राव होता है। 25 से 65 ml रक्त का स्त्राव होता है। आगे अपन स्टार डाल के लिखते हैं, स्टार डाल के अपन बात लिखते हैं कि प्रत्येक आर्तव चक्र के मध्य में, प्रत्येक आर्तव चक्र के मध्य में एक अंडाणु, एक अंडाणु क्या होता है? प्रत्येक आर्तव चक्र के बाद में एक अंडाणु उत्सर्जित होता है। क्या होता है? प्रत्येक आर्तव चक्र में क्या होता है? प्रत्येक आर्तव चक्र के मध्य में एक अंडाणु उत्सर्जित किया जाता है, उत्सर्जित होता है। क्या होगा? एक अंडाणु उत्सर्जित किया जाएगा या अंडोत्सर्ग होता है। क्या होता है भैया? अंडोत्सर्ग होता है। हो गया क्लियर यहां तक? रज चक्र को निम्न प्रावस्थाओं में बांटा गया है। रज चक्र को निम्न प्रावस्थाओं में, निम्न प्रावस्थाओं में बांटा गया। अपन देखते हैं जो रज चक्र होता है, रज चक्र को निम्न 4 प्रावस्थाओं में बांट सकते हैं। पहला प्रावस्था है प्रचुरोद भवन अवस्था, जिसे प्रोलिफरेशन कहा जाता है। दूसरा अंडोत्सर्ग अवस्था, जिसे ओव्यूलेशन फेज कहा जाता है। तीसरा ल्यूटियल अवस्था या सिक्रेटरी फेज या स्त्रावी अवस्था कहा जाता है। और लास्ट है मेंसिस फेज या रक्त स्त्रवण अवस्था। ये 4 अवस्थाएं, इन 4 अवस्थाओं का अपन डिटेल स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आगे स्टार्ट करते हैं, प्रचुरोद भवन। जिसे बोला जाता है प्रोलिफरेशन। तो इस अवस्था में क्या होगा? एक तो ये रज चक्र की प्रथम अवस्था है, लिख लेना इसमें। आगे बात करते हैं, ये है रज चक्र की प्रथम अवस्था है। किसकी अवस्था है? यह रज चक्र की प्रथम अवस्था है। और इस अवस्था में, और इस अवस्था में, इस अवस्था में अंडाशय में, अंडाशय में ग्राफियन, ग्राफियन फुटक, ग्राफियन फुटक या बोले तो ग्राफियन फोलिकल, ग्राफियन फोलिकल का निर्माण होता है। ग्राफियन फोलिकल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ग्राफियन फोलिकल का निर्माण होता है। इसलिए इसे, इसलिए इसे पुटक अवस्था, इसलिए इसे पुटक अवस्था कहते हैं। पुटक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में, इस अवस्था में प्राथमिक oocyte के चारों ओर, प्राथमिक oocyte के चारों ओर, प्राथमिक
ओसाइट के चारों ओर मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा परत का निर्माण होता है। मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा परत का निर्माण होता है और यह एफएसएच हार्मोन के प्रभाव से एफएसएच हार्मोन के प्रभाव से होता है। कौन से किसके हार्मोन के प्रभाव से होता है? एफएसएच हार्मोन के प्रभाव से होता है। आगे लिखते हैं, इस अवस्था में थीका का निर्माण भी होता है। थीका का निर्माण भी होता है। इस अवस्था में थीका का निर्माण भी होता है और यह थीका कैप्सूल के रूप में कार्य करता है। कैप्सूल के रूप में कार्य करता है और इसकी दो परतें पाई जाती हैं कितने परतें पाई जाती है? इसकी दो परतें पाई जाती है जिन्हें थीका इंटरना व थीका एक्सटर्ना कहते हैं। थीका इंटरना व थीका एक्सटर्ना कहते हैं। यह अवस्था पांचवें या सिक्स्थ दिन से प्रारंभ होकर 5th या 6th दिन से प्रारंभ होकर 13वें दिन तक चलती है। 13वें दिन तक चलती है और इस अवस्था में 13वें दिन तक चलती है और इस अवस्था में एक पुटक को छोड़कर शेष सभी पुटक एक पुटक को छोड़कर शेष सभी पुटक नष्ट हो जाते हैं। शेष सभी पुटक नष्ट हो जाते हैं और इनके नष्ट होने को
नष्ट होने को एस्ट्रेसिया कहते हैं, और इनके नष्ट होने को एस्ट्रोसिया बोल दो, एस्ट्रेसिया बोल दो, एस्ट्रोसिया, इनके नष्ट होने को एस्ट्रोसिया कहते हैं। क्या बोला जाता है? एस्ट्रोसिया कहते हैं। और केवल एक ही पुटक, और केवल एक ही पुटक, और केवल एक ही पुटक एक ही पुटक ग्राफियन पुटिका में, ग्राफियन पुटिका में बदलता है, ग्राफियन पुटिका में बदलता है। और इस अवस्था के दौरान, और इस अवस्था के दौरान, और इस अवस्था के दौरान गर्भाशय की दीवारें, गर्भाशय की दीवारें, जिसमें कौन सी दीवार मेन है? एंडोमेट्रियम। गर्भाशय की दीवारें, इनमें से मैंने एंडोमेट्रियम 4 से 6 mm मोटी हो जाती है। गर्भाशय की दीवारें क्या हो जाती है? 4 से 6 mm मोटी हो जाती है। कैसी हो जाती है? 4 से 6 mm मोटी हो जाती है। अगला पॉइंट स्टार्ट होगा, अंडोत्सर्ग अवस्था। सेकंड पॉइंट है, जैसे ग्राफियन पुटिका बन जाएगी तो 14वें दिन अंडाणु बाहर रिलीज होगा। कहाँ से? अंडाशय से अंडाणु का बाहर निकलना क्या कहलाएगा? अंडोत्सर्ग कहलाएगा। और ये हार्मोन LH, और ये अंडाणु जो निकलेगा वो LH हार्मोन के प्रभाव से बाहर रिलीज होगा। कहाँ से? ग्राफियन जो पुटिका फटेगी ना, ग्राफियन पुटिका LH हार्मोन के प्रभाव से क्या होगी? फटेगी, और फट करके बाहर निकलेगा, और वहां पर अंडाणु का निर्माण करेगा। मतलब सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगी, बाद में वो ओवम में परिवर्तित होगी। तो इस अवस्था में LH हार्मोन का या LH का स्त्रवण होता है। LH हार्मोन का स्त्रवण होता है, इसलिए इसे अंडोत्सर्ग क्या बोला जाता है? इसलिए इसे अंडोत्सर्ग हार्मोन भी कहते हैं। क्या बोला जाता है? इसलिए इसे अंडोत्सर्ग हार्मोन भी कहते हैं। क्या बोला जाता है? अंडोत्सर्ग हार्मोन कहते हैं। इस अवस्था में थीका एक्सटर्ना से प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का स्त्रवण होता है।
प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का स्त्रवण होता है जो ग्राफियन पुटिका की भित्ति को नष्ट करता है। ग्राफियन पुटिका की भित्ति को नष्ट करता है और इसके अलावा ग्राफियन फॉलिकल में ग्राफियन पुटिका में प्लाज्मा भी प्रवेश करता है। क्या प्रवेश करता है? प्लाज्मा भी प्रवेश करता है। क्या प्रवेश करता है? प्लाज्मा भी प्रवेश करता है, जिससे ग्राफियन पुटिका फूल जाती है। ग्राफियन पुटिका फूल जाती है और अंततः फट जाती है। क्या हो जाएगा? अंततः फट जाती है, जिससे सेकेंडरी oocyte बाहर निकलती है। सेकेंडरी oocyte बाहर निकलती है, जिसे अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहते हैं। और यह रज चक्र के 14वें दिन होता है। कौन से दिन होता है? यह रज चक्र के 14वें दिन होता है। तीसरी अवस्था स्टार्ट होगी अब, ल्यूटियल अवस्था। यह अवस्था 15वें दिन से 28 या 29वें दिन तक चलती है या 29वें दिन तक होती है। डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो कि जो स्त्रावी अवस्था है वो 15वें दिन से लेकर के 28वें दिन तक होती है, चलती है। अर्थात यह अवस्था अंडोत्सर्ग यह अवस्था अंडोत्सर्ग के पश्चात प्रारंभ होती है। अंडोत्सर्ग के पश्चात प्रारंभ होती है। इस अवस्था में ग्राफियन पुटिका से
द्वितीयक oocyte ग्राफियन पुटिका से द्वितीयक oocyte निकलता है। ग्राफियन पुटिका से क्या निकलता है? द्वितीयक oocyte निकलता है और शेष बची हुई संरचना को कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाता है? कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है। और इसमें पीले रंग की ल्यूटियल कणिकाएं पाई जाती है। कौन सी कणिकाएं पाई जाती है? ल्यूटियल कणिकाएं पाई जाती है। कौन सी कणिकाएं पाई जाएगी? ल्यूटियल कणिकाएं पाई जाती हैं। और इन ल्यूटियल कणिकाएं पाई जाती है और कार्पस ल्यूटियम अंतःस्रावी ग्रंथि, और ये कार्पस ल्यूटियम अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करती है। आपको समझ में क्या होगा? इस अवस्था एक तो 15वें दिन से प्रारंभ होगी और साथ साथ में अंडोत्सर्ग के बाद स्टार्ट होगी, डायरेक्ट से बोल सकते हैं। और इस अवस्था में क्या होगा? ग्राफियन पुटिका फटेगी। फटने से क्या होगा? द्वितीयक oocyte बनेगी और उसके बाद जो बची हुई संरचना है वो कार्पस ल्यूटियम कहलाएगी। और कार्पस ल्यूटियम में पीले रंग की ल्यूटियल कणिकाएं पाई जाएगी। ठीक है। और ये कार्पस ल्यूटियम अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करेगी। किसकी तरह काम करेगी? अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करेगी। आगे हैं कार्पस ल्यूटियम में किसकी तरह कार्य करती है? अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करेगी। और इससे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का कौन से हार्मोन का? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्त्रवण करती है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्त्रवण करती है। और इसके साथ आगे इससे क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्त्रवण होगा। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के साथ कौन सा हार्मोन का स्त्रवण होगा? एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रवण होगा। क्या होगा? इस हार्मोन के कारण होगा। मेनली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण क्या होगा? गर्भाशय में, किसमें? गर्भाशय में एंडोमेट्रियम आवरण। क्योंकि ध्यान में रखना, गर्भाशय में 3 आवरण होते हैं, एक्टोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो उसमें से जो एंडोमेट्रियम आवरण होगा वो कैसा हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। और इस एंडोमेट्रियम में क्या होगा? रक्त का संचार भी बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? रक्त का संचार बढ़ जाता है। और इस अवस्था में क्या होगा? जो गर्भाशय होगा उस गर्भाशय में वसा व ग्लाइकोजन का भी क्या हो जाता है? संचय हो जाता है। इस अवस्था में क्या होता है? जो गर्भाशय होता है उस गर्भाशय में वसा और ग्लाइकोजन का भी संचय होता है।
और यदि इस अवस्था के दौरान अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो गर्भावस्था धारण कर ली जाती है। और यदि अवस्था में निषेचन नहीं होता है तो इस अवस्था के बाद नया रज चक्र प्रारंभ हो जाता है। क्या हुआ आगे? यदि निषेचन नहीं होता है तो अगला रज चक्र प्रारंभ हो जाएगा, और यदि निषेचन हो जाता है तो क्या होगा? गर्भावस्था धारण करने पर रज चक्र क्या हो जाएगा? निलंबित हो जाएगा। तो जहाँ तक फिर क्या होगा? निषेचन हो गया तो 9 महीने तक रज चक्र नहीं आएगा। साथ में जहाँ तक बच्चा मिल्क का फीडिंग करेगा वहाँ तक, और साथ में अपन 6 महीने और ऐड कर सकते हैं, वहाँ तक बच्चा, वहाँ तक जो रज चक्र क्या होगा? बंद रहेगा। उसके बाद मेंसिस चक्र का आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन क्या कंडीशन है? ये डिपेंड करता है किस पर, कि उसका कैसा हार्मोनल का लेवल है, हार्मोन किस प्रकार से निकल रहे, उसके बेसिस पर आगे रज चक्र का प्रारंभ होगा। 4th स्टार्ट होगा कौन सा चक्र? मेंसिस, जिसे बोला जाए रक्त स्त्रवण। कौन सा? रक्त स्त्रवण। यह रज चक्र की, यह रज चक्र की, यह रज चक्र की वह अवस्था है, वह अवस्था है जिसमें निषेचन नहीं होने पर, निषेचन नहीं होने पर, निषेचन नहीं होने पर कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम निष्क्रिय हो जाती है। कार्पस ल्यूटियम निष्क्रिय हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। और यह एक श्वेत पिंड का, और यह एक श्वेत पिंड का, श्वेत पिंड का निर्माण करती है, एक श्वेत पिंड का निर्माण करती है। कौन से पिंड का निर्माण करती है? श्वेत पिंड का निर्माण करती है, जिसे कार्पस एल्बिकेंस, जिसे कार्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं। क्या बोला जाएगा? कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं। और इस कार्पस एल्बिकेंस बनने के पश्चात, और इस कार्पस एल्बिकेंस, कार्पस एल्बिकेंस बनने के पश्चात, कार्पस एल्बिकेंस बनने के पश्चात एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, मेनली प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे गर्भाशय का, जिससे गर्भाशय का, गर्भाशय का, गर्भाशय का अंत स्तर, गर्भाशय का अंत स्तर नष्ट हो जाता है, गर्भाशय का अंत स्तर नष्ट हो जाता है।
या टूट जाता है, अंतःस्तर नष्ट हो जाता है या टूट जाता है, जिसका नाम स्ट्रेटम पंक्शनली है। जो टूटता है उसका नाम है स्ट्रेटम पंक्शनली है। जो परत टूटेगी उसको क्या बोला जाएगा? स्ट्रेटम पंक्शनली कहा जाता है या स्ट्रेटम पंक्शनली है। और इसके नष्ट होने से, और इसका जैसे नष्ट होगी, और इसके नष्ट होने से मादा की योनि से रक्त का स्त्राव होता है। रक्त का स्त्राव होता है जो लगभग 25 से 65 ml या अप्रॉक्सीमेट 100 ml होता है। मतलब इतना रक्त का स्त्रवण मादा की योनि से एक रक्त स्त्र में बाहर निकलने की संभावना होती है। आगे क्या ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड जो डायग्राम है, मैंने इसका एक पिक्चर, 2-3 पिक्चर मैंने आपको स्पेशली डाला है कि उस डायग्राम से रिलेटेड आप उसमें देख सकते हो। फिर भी मैं एक थोड़ा सा क्लियर करा रहा हूँ कि जो साइकिल होता है, जो रज चक्र होता है, कितने दिन में स्टार्ट होता है, कितने दिन तक चलता है? 0 से लेकर 01 से लेकर के 28 to 29 3 डेज तक रज चक्र चलता है। जिसमें क्या होगा, जो रज चक्र होगा, जिसमें से जो फर्स्ट फेज होगा उसमें आप बात करते हो 0 से 4 डेज या 5 डेज तक क्या चलता है? मेंस्ट्रुअल फेज चलती है। कौन सा फेज चलता है? मेंस्ट्रुअल फेज चलता है, जिसे आप मेंसिस फेज बोला जा सकता है। क्या बोला जाता है? मेंस्ट्रुअल फेज या मेंसिस फेज बोला जाता है। और इस फेज में मादा के रक्त से क्या होता है, मादा की जो योनि होती है उस योनि से क्या होता है? रक्त का स्त्रवण होता है। क्या होता है? रक्त का स्त्रवण होता है। फर्स्ट फेज कौन सा होता है? मेंसिस। लेकिन इसका अपन क्या करते हैं? बाद में स्टडी करते हैं। ये कौन सा स्टेज है? ऐसे फर्स्ट माना जाता है, लेकिन इसको अपन बाद में स्टडी करते हैं। तो इसके बाद जो स्टेज आती है 5 डेज से लेकर के 13 डेज तक, 5 डेज तक 13 डेज तक एक स्टेज आती है जिसे बोला जाता है प्रोलिफरेशन फेज। क्या वो बोला जाता है? प्रोलिफरेशन फेज। प्रोलिफरेशन फेज बोल दो या फॉलिकुलर फेज, या बोले प्रचुरोद्भवन। इस फेज में क्या होगा? दोनों कंडीशन अपन बात करते हैं कि इस फेज में एक तो FSH हार्मोन, इस फेज में जो पिट्यूटरी हार्मोन निकलते हैं, कौन से हार्मोन? पिट्यूटरी हार्मोन बोले या पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन की बात करें तो इस अवस्था में एक तो FSH हार्मोन का लेवल ज़्यादा रहेगा, साथ में इस अवस्था में जो ओवेरी से निकलता है, अंडाशय से निकलने वाला जो एस्ट्रोजन हार्मोन रहता है, ये दोनों हार्मोन इस स्टेज में सबसे ज़्यादा निकलते हैं। FSH क्या करेगा? ओवेरी में फॉलिकल के निर्माण को प्रेरित करेगा। FSH क्या करेगा? ओवेरी में फॉलिकल्स के निर्माण को प्रेरित करेगा। और साथ साथ में इस जो अंडाशय है उस अंडाशय में
ओवे जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये भी फॉलिकल के निर्माण से प्रेरित होगा, साथ साथ में फॉलिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी और यहाँ पर क्या होगा, डेवलपिंग फॉलिकल्स का बनेगा, जिसे अपन बोलते हैं स्टार्टिंग में अपन ने जो डायग्राम बनाया था, अंडाशय का जो डायग्राम बनाया था उसमें पहले फॉलिकल्स बनी है, फॉलिकल्स में oocyte का फॉर्मेशन हुआ है, प्राइमरी oocyte बनी है, प्राइमरी oocytes के चारों ओर फॉलिकल्स का आवरण बना जिसे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा जाना पेलोसेडा ऐसे बना, फिर प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर हुए, सेकेंडरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल से धीरे धीरे टर्सरी फॉलिकल का निर्माण हुआ, जो एक प्रकार से क्या हो उसमें सेकेंडरी oocyte का निर्माण हो गया, मतलब प्राइमरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो गए, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गई और बाद में मैच्योर फॉलिकल बन गए। ये सब इसमें होता है। 5 डेज से 13 डेज तक पूरी तरह से ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो जाती है और अंडोत्सर्ग के लिए तैयार हो जाती है। किसके लिए तैयार हो जाती है? अंडोत्सर्ग के लिए तैयार हो जाती है। और ध्यान में रखना, अपन 3 कंसेप्ट यहाँ पर स्टडी करते, 4 कंसेप्ट। फर्स्ट कंसेप्ट है पिट्यूटरी हार्मोन लेवल, मतलब पीयूष ग्रंथि से हार्मोन का स्तर। पीयूष ग्रंथि में यहाँ पर इस दौरान एफएसएच हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ा एक साथ और फिर एलएच हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ेगा। देन आप ओवेरी में बात करो, ओवेरी में जो इवेंट चलेंगे वहाँ पर फॉलिकल बनेगी और 13 डेज तक ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो जाएगी। देन ओवेरियन में जो हार्मोन का निकलेगा पहले एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, 14 डेज तक 14 डेज तक हार्मोन लेवल बढ़ेगा एस्ट्रोजन हार्मोन, लेकिन 14 डेज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन लेवल बढ़ेगा और 14 डेज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाएगा, क्योंकि जो फॉलिकल्स होती है, पुटिकाएं होती है, उनके द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन किया जाएगा। किसका हार्मोन किया जाएगा? एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन किया जाएगा। तो पुटिकाएं होती है, उन पुटिकाओं के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं निकलता। साथ साथ में जैसे रजचक्र चला था, रजचक्र के बाद जैसे रजचक्र चला था, रजचक्र के जैसे बाद खत्म होने के बाद जो रजचक्र के बाद जो प्रोलिफरेशन होता है, वहाँ पर भी गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम आवरण है, एंडोमेट्रियम आवरण का लेवल भी बढ़ेगा। देन आप क्या करते हो, जैसे 14 स्टेज में पहुँचता है तो 14 डे स्टेज में पहुँचता है, ये वाला 14 डेज होगा, यहाँ पर एक अवस्था चलेगी जिसे बोला जाएगा अंडोत्सर्ग अवस्था। कौन सा अवस्था बोला जाएगा? अंडोत्सर्ग अवस्था बोला जाता है। ध्यान में रखना, इस अवस्था में पीयूष ग्रंथि में पिट्यूटरी हार्मोन जो लेवल होगा वो एलएच हार्मोन का जो लेवल होगा अत्यधिक पीक पर होगा। यहाँ पर एलएच हार्मोन अत्यधिक स्थिरवत होगा और एलएच हार्मोन के प्रभाव से जो अंडाशय हैं, उस अंडाशय में जो सेकेंडरी oocyte है, जो ग्राफियन फॉलिकल है, वो ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाएगी? रप्चर हो जाएगी और उस ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाएगी। किसके प्रभाव से? एलएच हार्मोन के प्रभाव से। एंड देन जो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज बढ़ रहा था वो डाउन हो जाएगा और क्या होगा? ग्राफियन फॉलिकल जैसे फटेगी, फटने के बाद क्या बनेगा? एक सेकेंडरी oocyte बनेगी और एक कार्पस ल्यूटियम बनेगी। जो कार्पस ल्यूटियम बनेगी वो कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ेगा। तो अपन कहते हैं अंडोत्सर्ग अवस्था के बाद जो अगली स्टेज आती है वहाँ पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ता है, पर एस्ट्रोजन कम निकलता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ता है। तो आप देख सकते हो जो ओवेरियन हार्मोन का डायग्राम है, मैंने पिक भेजा है, वहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन तो कम हो जाएगा और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव से गर्भाशय का जो आवरण होता है, एंडोमेट्रियम आवरण, स्ट्रेटम पल्सनेली जो परत होती है, उसका परत का मोटा होना स्टार्ट हो जाएगा, परत मोटी होना स्टार्ट हो जाएगी, परत मोटी हो जाएगी और मेंसेस के लिए तैयार हो जाएगी। या तो इस दौरान कौन सा 15 डेज के बाद 15 डेज से 28-29 डेज तक कौन सी स्टेज चलेगी?
28 से 29 अवस्था तक कौन सी अवस्था चलेगी? ल्यूटियल फेज। कौन सी अवस्था चलेगी? ल्यूटियल फेज चलेगी। कौन सा? ल्यूटियल अवस्था बोला जाता है। इस ल्यूटियल अवस्था को क्या बोला जाता है? सिक्रेटरी फेज। क्या बोला जाता है? सिक्रेटरी फेज या स्त्रावी अवस्था। इस स्त्रावी अवस्था में क्या हो रहा है? एक तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन लेवल बढ़ेगा और एलएच हार्मोन भी एक टाइम तक बढ़ता रहेगा और एक टाइम घट जाएगा। जो एक टाइम जो बढ़ रहा है उसको एलएच सर्ज बोला जा रहा है। देन क्या होगा? एलएच हार्मोन बढ़ रहा है, उसके बाद एलएच हार्मोन का लेवल घट जाएगा। इस अवस्था में एक टाइम तक बढ़ रहा है एलएच हार्मोन, उस दिन एलएच हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा। और यहाँ पर 14वें दिन ग्राफियन पुटिका फटने के बाद कार्पस ल्यूटियम बन गई और वो कार्पस ल्यूटियम बनने के बाद कार्पस ल्यूटियम के द्वारा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ता रहेगा। एक टाइम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लेवल बढ़ेगा, लेकिन जैसे कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस में परिवर्तित होती है, कार्पस एल्बिकेंस में जैसे परिवर्तित होती है तो क्या होगा? कार्पस ल्यूटियम जैसे कार्पस एल्बिकेंस में परिवर्तित होगी तो कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस में परिवर्तित होगी तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा। और देन क्या होगा? एंडोमेट्रियम आवरण यहाँ से फिर तैयारी में चले जाएगा, रज चक्र का स्त्रवण होना स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो रज चक्र है वहाँ पर पीयूष ग्रंथि के हार्मोन लेवल भी इसको मैनेज करते हैं। साथ में अंडाशय में हार्मोन का भी स्त्रवण भी होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल घटते बढ़ते रहते हैं। और वहाँ पर पीयूष ग्रंथि में पिट्यूटरी में आपको एलएच और एफएसएच का लेवल घटता बढ़ता रहेगा जैसी रिक्वायरमेंट होगी। और साथ साथ में इसी में आपको फॉलिकल ओवेरी में फॉलिकल का भी बन रहा रहेगा, तो और साथ में यूटेरस का भी मैनेजमेंट चलता रहेगा। एक साथ जो रज चक्र चलता है वहाँ पर पीयूष ग्रंथि भी फ्लो होता रहता, पीयूष ग्रंथि भी हार्मोन का लेवल काम करेगा। गर्भाशय जो आपका जो अंडाशय है वहाँ पर फॉलिकल का निर्माण भी बनेगा और हार्मोन का लेवल डाउनवर्ड भी होगा। और साथ साथ में वहाँ पर हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा और साथ साथ में गर्भाशय मैनेजमेंट चलेगा। इस प्रकार से रज चक्र एक पूरा कंप्लीट होता है। जो भी आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में लिख करके भेज सकते हो। तो अपन बात करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए। थोड़ा टाइम का मैनेजमेंट नहीं बैठ रहा है, आगे व्यवस्थाएं थोड़ा सा ऑनलाइन में थोड़ा बिजी हो गया अदर क्लासेस में, तो थोड़ा वीडियो अपलोड कर नहीं पा रहा। तो कोशिश करा जाएगा कि थोड़ा वीडियो अपलोड किया जाए थोड़ा टाइम निकाल करके। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए और आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।